नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज पूरे देश में 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और उनके कैबिनेट की चर्चा। आज शपथ ग्रहण की तस्वीरें लगातार ट्रेंड कर रही थी, लेकिन हमें लगता है कि इन तस्वीरों से ज्यादा अहम वो तस्वीरें हैं जिन्होंने पूरे देश को भावुक कर दिया। जब सरहद पर कोई जवान वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है और कैसे एक शहीद का परिवार अपनी पूरी ताकत जुटाकर फिर से खड़ा होता है और जिंदगी से संघर्ष करता है, ये आज आपको देखना चाहिए। बॉर्डर पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद राकेश डोभाल की बेटी आज आपसे कुछ कहना चाहती है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि 10 साल की इस बच्ची की बातें आपको जिंदगी भर याद रहेंगी। भारत लगातार पाकिस्तान की करतूतों का जवाब दे रहा है, लेकिन इस समय की एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान अंदर ही अंदर जल रहा है, सुलग रहा है, धुआं धुआं हो रहा है। पाकिस्तान में भड़क रही विरोध और हिंसा की इस आग का धुआं आज इस्लामाबाद में दिखा। इसके लिए पाकिस्तान का मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जिम्मेदार है। ये मौलाना फ्रांस को सबक सिखाना चाहता है। कश्मीर पर इसके विचार बहुत हार्ड हैं और ये परमाणु बम के इस्तेमाल तक को तैयार है। पाकिस्तान की सड़कों पर गदर मचाने वाली इस नई मुसीबत से आपका परिचय करवाएंगे। और आज बिहार में नीतीश कुमार की 7वीं ताजपोशी हुई है। किसी भी नेता के लिए 7 बार मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं होता, हालांकि ये पूरे टर्म के लिए 7 बार नहीं, लेकिन हाँ, जाहिर है आज नीतीश कुमार अपने राजनीतिक गणित की सफलताओं का जश्न मना रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को अपना राजनीतिक पाताल लोक दिखा दिया है। बिहार की हार के बाद कांग्रेस में अंदर ही अंदर बयानों के भूकंप आ रहे हैं और कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हार सिर्फ बिहार की नहीं है। तमाम राज्यों में जो उपचुनाव हुए वहां भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस गिर गिर कर पाताल तक पहुंच गया। इसीलिए आज नीतीश की ताजपोशी और कांग्रेस के पाताल लोक का विश्लेषण करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी जैसा होता तो बिहार के नतीजों की पिक्चर कैसी होती। लेकिन आज खबरदार की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसमें देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों का दुख, उनके आंसू, उनका आक्रोश और भारत के प्रति उनके समर्पण के अंश हैं। 10 साल की एक बच्ची आज पूरे देश से कुछ कहना चाहती है। इस बच्ची के पिता ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और इतना बड़ा दुख भी इस बच्ची के साहस और इसकी वीरता को हिला नहीं पाया। इस बच्ची के हाव भाव भारत को भावुक करने वाले हैं और इसने आज देश के लिए कुछ कर दिखाने की सिंह गर्जना की है। इन तस्वीरों में इस बच्ची की मासूमियत है, अपने पिता को खोने का बोध है और भारत की रक्षा का प्रण लेने वाली सोच भी है। इस बच्ची में अपने पिता शहीद राकेश डोभाल जैसी वीरता नजर आती है। ये बेटी वीरांगना है जो अपने परिवार का संबल बनने जा रही है। आप खुद देखिए, महसूस कीजिए कि शहीदों के परिवारों को किस तरह दुखों के सामने चट्टान बनकर खड़ा रहना होता है। इसीलिए शहीदों के परिवारों से मिलने को किसी तीर्थ यात्रा के समान माना जाता है। अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं, इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गूंजे है आसमां, गूंजे सारा जहान, गूंजे है वीर गान, गूंजे है आन बान, गूंजे भारत की शान, गूंजे है आसमान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये गूंज है भारत के शूर वीर की, जो दुश्मन का काल बन के चिर निद्रा में सो गया। मानो उसकी ही रूह बन के, उसका ही अंश, उसकी ही बेटी भारत की सिंह गर्जना कर रही है। भारत माता की जय। दस साल की मौली अपने बलिदानी पिता बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल के सर्वोच्च बलिदान पर मानो देश को ढांढस दे रही है। समझा रही है राष्ट्र को कि भारत की माटी तो वीरों को जन्म देती है, भारत की माटी तो त्याग की परंपरा से ही उर्वर होती है, भारत की माटी तो समर्पण की ही जननी है। मैं पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मैं पापा को दिखाऊंगी कि पापा की बेटी भी कुछ करके दिखा सकती है। मैं फौज में जाऊंगी पापा की तरह।
वंदे वंदे वंदे। मैं सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ, जितने भी लोग हैं अपने घर में, आजकल वैसे भी कोरोना महामारी चल रही है, जितने भी लोग हैं सब अपने घर में सुरक्षित रहें। जहाँ भी जा रहे हैं मास्क पहन के जाए, हैंड सैनिटाइजर बार बार करते रहे, दिन में 2-3 बार हाथ जरूर धोए, खाना खाने के बाद, सोने से पहले जरूर धोए हाथ। बीएसएफ के वीर सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल जम्मू कश्मीर के बारामूला में वतन की फर्ज को निभाते हुए सदा के लिए अलविदा कह गए। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन का सामना करते हुए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। इसीलिए जब उत्तराखंड के ऋषिकेश में बलिदानी राकेश के पैतृक घर से अंतिम यात्रा निकल रही थी, तो पूरा शहर न सिर्फ उन पलों का गवाह था, बल्कि उस पल को स्वयं में शामिल कर जैसे अंतिम यात्रा के साथ आगे आगे बढ़ रहा था। सब इंस्पेक्टर राकेश खुद के पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। बड़े बुजुर्ग हैं तो 8 महीने की गर्भवती पत्नी है और अपने जज्बात से सबके सीने में तूफान खड़ा कर देने वाली 10 साल की मौली। चलो उसने अपना नाम लिख दिया, लेकिन दुख इस बात का है कि वो अपने जो परिवार को छोड़ के गया। राकेश जी के और बच्चे भी हैं। राकेश जी की एक लड़की है छोटी 8 साल की, और एक 8वां महीना चल रहा है डिलीवरी होने का। तो उन पत्ते को फ़ोन आया था घर में 2 बजे करीब, तो वो समझ नहीं पाई। तो उनके जेठ जी लोग आए थे, उन्होंने कन्फर्म किया था, पता चला कि उन्होंने ये बताया था घायल हुए हॉस्पिटल में उनका। सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल के सर्वोच्च बलिदान से ऋषिकेश की माटी धन्य हो गई, तो पश्चिम बंगाल के नादिया में सेना में गनर रहे सुबोध घोष के बलिदान ने लोगों की आंखें नम कर दी। सुबोध घोष का पार्थिव शरीर रविवार देर रात घर पहुंचा। हजारों लोग देश के वीर योद्धा की एक झलक पाने के लिए आतुर थे। पूरा क्षेत्र सुबोध घोष जिंदाबाद और पाकिस्तान के खिलाफ लगाए गए नारों से गूंज रहा था। सुबोध की 3 महीने की बेटी शहीद सुबोध अपनी बच्ची का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाए थे। एक बार बेटी को गोद में उठाने का मौका नहीं मिला था। ये बच्ची कभी अपने पिता के लाड को महसूस नहीं कर पाएगी। अभी इसे एहसास नहीं है कि इसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब ये बड़ी होगी तो इसके दर्द से बढ़कर गर्व का वो एहसास होगा। जोर से बोलो, भारत माता की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शहीद सिपाही जे रामचंद्र का पार्थिव शरीर भी घर पहुंचा। वहां उनके शौर्य को प्रणाम करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ आया। मृत्यु में इतना सम्मान किसी बलिदानी की ही जीवन पूंजी हो सकती है। असम के धुबरी में भी हवलदार हरधान चंद्र रॉय की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। अमर रहे के नारों से चारों दिशाएं गूंज उठी। ऋषिकेश से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। इस परिवार के दर्द के साथ उस गर्व को महसूस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे जो सैनिक होते हैं उनके परिवार वाले कितने वीर हैं, ये इन तस्वीरों में आपको दिखेगा। किस तरह के संस्कार, किस तरह की परंपरा का निर्वहन वो करते हैं। वीरता की वो विरासत जो इन नन्हे कंधों पर सवार होकर आगे बढ़ती है, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करते हैं। और इसे हर एक हिंदुस्तानी को देखना चाहिए कि किस तरीके से सिर्फ वर्दीधारी हमारे सैनिक नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़ा उनका समूचा परिवार हिंदुस्तान के हाथों को कितना ताकतवर करता है। बताइए, इस ताकत को तोड़ने का दम आखिर दुनिया के किस देश में होता है? मैं
मैं पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। मैं पापा को दिखाऊंगी कि पापा की बेटी भी कुछ करके दिखा सकती है। मैं फौज में जाऊंगी पापा की तरह। वंदे वंदे वंदे। भारत के कितने ही वीर योद्धाओं ने भारत की अखंडता बचाए रखने के लिए कश्मीर में अपने प्राणों की आहुति दी है। पाकिस्तान की तमाम नापाक कोशिशों के बावजूद कश्मीर आज सकारात्मक बदलाव को महसूस करने भी लगा है। 370 के खात्मे के बाद वहां अब लोकतंत्र के पर्व चुनाव की आहट सुनाई पड़ रही। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार बीजेपी आक्रामक होकर राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठा रही है। बीजेपी ने कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों के गुपकार अलायंस को लेकर सीधे कांग्रेस को निशाने पर लिया है। वैसे तो गुपकार अलायंस के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेकेपीसी, सीपीएम, जेके पीपल्स मूवमेंट और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने गुपकार अलायंस से कांग्रेस की मिलीभगत के आरोपों के बहाने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी का कहना है कि गुपकार अलायंस का एजेंडा आर्टिकल 370 वापस लाने का है। इन पार्टियों की सोच पाकिस्तान से मिलती है। ये पार्टियां चीन की मदद लेने की बात करती हैं। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा कि क्या वो इनकी देश विरोधी सोच के साथ है। ये जो गुपकार अलायंस है उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है अनुच्छेद 370 को वापस लाना। मैं सोनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है इस वक्तव्य का? फोर्सफुली इंप्लीमेंटिंग किसके कानून है? ये कोई चाइना के तो कानून नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के तो कानून नहीं है। यह कानून किसका है? यह कानून हिंदुस्तान का है। इस अलायंस में एक पार्टी कह रही है कि हम चीन के साथ मिलकर के आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, और वहीं एक और पार्टी है इस गुपकार अलायंस में जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूंगी। ठीक उसी समय जिस प्रकार इस प्रकार के बयान एनसी और पीडीपी द्वारा दिए जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने ठीक उसी समय चिदंबरम जी के माध्यम से ट्वीट किया था कि अनुच्छेद 370 हटाना यह बहुत ही अनुचित है। यह गुपकर है या गुप्तचर है? मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं। यह कौन सा अलायंस है? यह जो गुप्तचर अलायंस है, यह गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? यह गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, कृपया साफ साफ बताइए, कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 को दोबारा रिस्टोर करने के साथ है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि धारा 370 को दोबारा बहाल किया जाए? मैडम सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, प्लीज टेल द नेशन क्लियरली एंड कैटेगोरिकली, does the Congress party want the restoration of Article 370 in the original form? पिछले साल धारा 370 को रद्द करने के ऐन पहले श्रीनगर के गुपकार रोड पर स्थित नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर पर कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों की बैठक हुई थी। अब नजरबंदी से बाहर आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के अलावा पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती समेत कश्मीर की 6 क्षेत्रीय पार्टियों के नेता साथ साथ हैं और खुद को गुपकार अलायंस का हिस्सा कह रहे हैं। 28 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच डीडीसी के चुनाव 4 चरणों में होंगे। पंचायती राज एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के हर जिले में डीडीसी का गठन होगा। ऐसे में बीजेपी का गुपकार अलायंस के नाम पर कांग्रेस को घेरना उसकी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और अब बात पाकिस्तान में सियासी और धार्मिक बवाल की। धार्मिक कट्टरपंथ की नर्सरी चलाने वाले पाकिस्तान में इमरान खान के लिए हर दिन नई मुसीबत लेकर आती है। आज तहरीक लब्बैक नाम के धार्मिक संगठन ने इस्लामाबाद को घेरने की नाकाम कोशिश की। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के 3000 से ज्यादा चेलों से पुलिस की जोरदार भिड़ंत हो गई। मौलाना चाहते थे कि इमरान खान अपने एटम बमों का इस्तेमाल फ्रांस के खिलाफ कर दे। सनकी मौलाना का गुस्सा फ्रांस के इस्लाम के खिलाफ फैसलों के बाद भड़का था। पाकिस्तान अंदर ही अंदर जल रहा है, सुलग रहा है, धुआं धुआं हो रहा है। हवा में बारूद की गंध, आंसू गैस के गोले और धुआं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के आसमान में छा गए हैं। तहरीक लब्बैक के 3000 से ज्यादा समर्थक रावलपिंडी से इस्लामाबाद कूच करने की कोशिश में थे। इस्लामाबाद पुलिस ने इन लोगों को शहर में घुसने से पहले ही रोक दिया, लेकिन मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के चेले बैरिकेडिंग से कहां रुकने वाले थे।
सड़क पर जबरदस्त बवाल मचा। पत्थरों से लैस मौलाना के समर्थकों ने पुलिस को निशाना बनाया। ये लोग हर हाल में इस्लामाबाद में घुसना चाहते थे। इस पूरे टकराव के लिए वहां का मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जिम्मेदार है। इस मौलाना के दिमाग में क्या चल रहा है ये सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये मौलाना फ्रांस को सबक सिखाना चाहता है और इसके लिए परमाणु बम के इस्तेमाल तक को तैयार है। जज्बात तो बगैर गल नहीं होती। जेड़ा मौलवी कहता जज्बाती बातें नहीं, उन्होंने कहा जलिया तेन पता ही कोई नहीं जज्बात क्या चीज होती है। जज्बात ही तो होते हैं कि जनाब मुर्दे को जिंदा करके रखते हैं। आज फ्रांस तो चैलेंज कर रहा और 10 आइटम बम क्यों रखा तुसी? वो आइटम बम बाहर कटो, बाहर कटो आइटम बम नो। हाँ जी, अब बाहर कटो आइटम बम, ऐलान जिहाद करो और सारे मर जाइए। क़यामत वाले दिन हुजूर के सामने तो शर्मिंदगी नहीं होनी। इस्लामी कट्टरपंथियों के खिलाफ फ्रांस सरकार ने जो एक्शन लिया है उससे मौलाना खादिम हुसैन रिजवी बुरी तरह चिढ़ा हुआ है और इमरान खान पर दबाव बनाने में जुटा है। इस मौलाना की मांग है कि फ्रांस के राजदूत की पाकिस्तान से छुट्टी हो जाए। अब इमरान खान मौलाना की मांग कैसे पूरी करेंगे? वो पाकिस्तान की जनता को सस्ती रोटी तक तो दे नहीं पा रहे। पूरा मुल्क कर्ज में गर्दन तक धंसा हुआ है। वर्ल्ड बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं। ऐसे में इमरान खान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। पर ये बात मौलाना को समझ में नहीं आ रही। इमरान खान को उल्टी सीधी राय देता है। पाकिस्तान को कर्ज से उबारने का फॉर्मूला तो गजब का था। इसने कहा था कि इस्लाम में ब्याज जायज नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान की सरकार ने जिन देशों से कर्ज लिया है उन्हें इसी आधार पर ब्याज देने से इनकार कर दे। यानी मौलाना रिजवी अपनी एक अलग ही दुनिया में जी रहा है। मोदी ते ट्रंप ने आपस में हाथ पा के एक हाल का चक्कर लाया सी। मैं उस दिन ही मुंडे मैं कहे सारे एक हो गए। वैसे काफिर कुफर सारा ही एक होंदा, लेकिन इन्हें हाथ च हाथ पा के दसिया कि तू जाके कश्मीर नू नप लिया, असी पाकिस्तान नू नहीं बोलन दिया। हाँ, इधर ये कहते हैं जो यहां से जाएगा और जिहाद करने के लिए वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है, पाकिस्तान का गद्दार है और जनाब वो कश्मीरियों का दुश्मन है। पाकिस्तान का ये सन की मौलाना हर वक्त खून खराबे की बात करता है। वो फ्रांस से लेकर कश्मीर तक अपनी सनक चलाना चाहता है। वो पूरी दुनिया नु कहो भाई सूद चूंकि साढ़े इस्लाम में जायज कोई नहीं, ते सूद असी कोई नहीं देना। देखो सूद असी कोई ना नहीं देना। चलो असल पैसे देंगे, लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे। जो तड़ी दे खान ते उन्हें आओ भाई लो जी, पाकिस्तान तक कर्ज उतर नहीं गया। सूद असी नहीं देना, अल्लाह रसूल ने सानू मना किया। पहले ही इमरान खान एक सियासी तूफान का सामना कर रहे हैं और अब सन की मौलाना और उसके चेलों ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। आगे इमरान खान की मुसीबतें और बढ़ेंगी क्योंकि पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथ की नर्सरी चलाने वाले तमाम ठेकेदार इमरान खान के पीछे पड़ जाएंगे। हैरानी इस बात की है कि अंदर ही अंदर इतना खोखला होने के बावजूद पाकिस्तान का पूरा फोकस बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ने और भारत पर आतंकी हमला करने पर है और ऐसे मंसूबों का एक ही अंजाम है और वो है पूरे पाकिस्तान की बर्बादी। आज तक ब्यूरो। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बिहार की बात करेंगे जहां पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर शपथ ली है, 7वीं बार शपथ ली। रहिए खबरदार। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार बन गई है। उन्होंने सीएम के तौर पर शपथ ले ली है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने इस बार बड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि उनकी पार्टनर बीजेपी के पास उनसे कहीं ज्यादा पावर है। बीजेपी के साथ उनका रिश्ता तो सीएम वाला ही है, लेकिन शर्तें नहीं है। ये नई सरकार में दिख रहा है, लेकिन नीतीश कुमार आज भी कितना ही कमजोर हो, वो कच्चे खिलाड़ी नहीं। 20 साल से बिहार की राजनीति में उनका दबदबा है। इतने उतार चढ़ाव के बीच भी सीएम की कुर्सी पर आज भी वही हैं। उनके लिए चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन उनकी सटीक चाल हर चुनौती को तोड़ देती। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। 20 साल पहले नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने थे, लेकिन 7 दिन में ही कुर्सी चली गई थी। 7 दिन का सीएम कहकर उनका बहुत मजाक उड़ाया गया था। किसने सोचा था कि वही 7 दिन के सीएम नीतीश कुमार नया रिकॉर्ड बना देंगे? किसने सोचा था कि नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे? मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बड़े बड़े नेताओं को ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, लेकिन नीतीश कुमार की बात ही अलग है। वो 2 दशक से बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं। वो जिधर होते हैं बिहार में जीत उसी की होती है।
इस बार के चुनाव में 15 साल की नाराजगी के बावजूद सीएम की कुर्सी पर अगर नीतीश कुमार बैठे हैं तो ये मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार अगर 5 साल सरकार चला लेंगे और सीएम बने रहेंगे तो वो बिहार में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा 17 साल 52 दिन मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार अब तक 14 साल 82 दिन बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी का निर्वहन करना है और क्या। सर नई टीम होगी इस बार, नया टीम है। बिल्कुल, हर बार कुछ न कुछ नयापन आता है। Will you be missing सुशील मोदी सर this time? Yes. नीतीश कुमार का 20 साल से बिहार में दबदबा है, लेकिन ये दबदबा ऐसे ही संभव नहीं है। नीतीश कुमार उस दौर के नेता हैं जिस दौर में बिहार में लालू यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता निकले, लेकिन लालू और पासवान जैसी जातीय ताकत न नीतीश के साथ थी, न उन्हें शुरुआत में लालू पासवान जैसी सफलता मिली। लगातार 3 हार के बाद पहला चुनाव नीतीश ने 1985 में जीता। 1989 में पहली बार वो लोकसभा पहुंचे। 1990 से उन्होंने बिहार में लालू यादव का उदय देखा। लालू की राजनीति के बीच 15 साल वो बिहार की राजनीति में जगह बनाने की कोशिश करते रहे। 2005 में जाकर उन्हें सफलता मिली, जब वो पहली बार पूरे 5 साल के लिए सीएम बने। 2010 में इसी सफलता को अपने पार्टनर बीजेपी के साथ रिपीट किया और फिर 10 महीने छोड़कर अगले 10 साल बिहार के सीएम रहे, फिर चाहे गठबंधन में उनके साथ कोई भी हो। नीतीश कुमार की एक एक चाल में राजनीति का पूरा कैलकुलेशन होता है। जिस बीजेपी के साथ आज उन्होंने सरकार बनाई, उसे उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर 2013 में छोड़ भी दिया था। जिस लालू राज का उन्होंने बिहार में अंत किया, 2015 में उनके साथ जाने से भी नहीं हिचके। और जब 2 साल में माहौल बदला देखा तो 2017 में फिर से पुराने साथी बीजेपी के साथ आ गए और इसी बीजेपी के साथ उन्होंने फिर से बिहार जीता और शपथ लेने के बाद नए कार्यकाल की शुरुआत की। ये बात अलग है कि उनके साथ अब पहले वाली बीजेपी नहीं, नए तेवर वाली बीजेपी के साथ उन्हें चलना होगा। क्या इस बार समीकरण कोई बदले हैं? आप लोग बड़े अब हो गए हैं, जेडीयू छोटी हो गई है। नहीं, ऐसे कोई छोटे बड़े का नहीं होता। नीतीश जी हमारे नेता है, वो हमारे मुख्यमंत्री है और उनके नेतृत्व में सरकार बहुत मजबूती से चलेगी। 5 साल चलेगी पूरा सरकार? पूरे 5 साल चलेगी, अच्छे से चलेगी। नए तेवर वाली बीजेपी से नीतीश कुमार को चुनौती जरूर मिलेगी, लेकिन नीतीश को राजनीति का मिस्टर कूल कहा जाता है, जो तालमेल बनाने के तरीके निकाल लेते हैं। बीजेपी में उनकी सुशील मोदी वाली कड़ी टूटी है, लेकिन नीतीश कुमार इस पर कुछ नहीं बोले। जेडीयू बीजेपी के बीच सत्ता के बंटवारे में बड़ी खटपट नहीं हुई। ये बदली हुई राजनीति में नई शर्तों पर तालमेल के संकेत हैं। पटना से रोहित सिंह और सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। नीतीश कुमार की नई सरकार में कौन कौन मंत्री बने, कौन से नए चेहरे आए, नई सरकार में कहां क्या बैलेंस किया गया, नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल के एक एक चेहरे की बात हम आपको बताते हैं। कैसे बीजेपी ने 2020 के राज तिलक से ही बिहार में 2025 की तैयारी शुरू कर दी, इसके संकेत भी आज साफ साफ मिल गए। मैं तारकिशोर प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नीतीश कुमार की नई सरकार में बिहार को 2 डिप्टी सीएम मिले और नीतीश कुमार के पुराने जोड़ीदार सुशील मोदी आउट हो गए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सुशील मोदी की चुप्पी सब बयान कर रही थी। मोदी जी ना, कुछ सरकार के गठन पर कुछ तो बोल सकते हैं, कैसा है, क्या है, क्या है? हम लोग से भी नाराज हो गए क्या सर? हम लोग से भी? हम लोग से क्यों नाराज है? हम लोग क्या किए? डिप्टी सीएम की कुर्सी से सुशील मोदी का जाना और उनकी जगह पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का आना, डिप्टी सीएम के नए चेहरों से आपको सब समझ में आ जाएगा। तारकिशोर प्रसाद पुराने नेता हैं, संघ और एबीवीपी से भी जुड़े थे, 4 बार से कटिहार से विधायक हैं। रेणु देवी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी है और बेतिया से 4 बार चुनाव जीत चुकी है। तारकिशोर प्रसाद वैश्य समुदाय से आते हैं और सीमांचल में उनका अच्छा प्रभाव है। रेणु देवी अति पिछड़ा नोनिया जाति से आती है। अति पिछड़ा वर्ग को संदेश मिला है। तारकिशोर प्रसाद कभी मंत्री भी नहीं बने, उन्हें सीधे डिप्टी सीएम बनाया गया। रेणु देवी पहले भी मंत्री थी, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर महिला वोटर्स को संदेश दिया गया। है कि नीतीश कुमार के साथ अच्छा तालमेल बन पाएगा? हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक रूप से तालमेल होगा। तालमेल है, इसलिए ना हम लोग साथ सरकार बनाए। जी, किस तरीके से काम करेंगे, एजेंडा क्या होगा? वो सब चलिए
फिर मंत्रिमंडल विभाग को बंटने दीजिए, फिर तब और बात करेंगे। महिला को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया बीजेपी का, ये अच्छा कदम है आपको लगता है? हाँ, निश्चित रूप से अच्छा कदम है। महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं। बिहार में बड़ी जीत के बाद ये बदली हुई बीजेपी है। नई सरकार में बने मंत्रियों से ये बिल्कुल साफ है, बीजेपी ने भविष्य के लिए हर समीकरण साधने की कोशिश की है, इसलिए बदलाव में दिखे हैं। बीजेपी के मंत्रियों में अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो राजपूत समुदाय से आते हैं, पहली बार मंत्री बने हैं। रामप्रीत पासवान, जो दलित समुदाय से आते हैं, ये भी पहली बार मंत्री बने। इसी लिस्ट में जीवेश मिश्र का नाम है, जो भूमिहार है और दरभंगा की चर्चित जाले सीट से जीते हैं। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विवादित कांग्रेस कैंडिडेट मशकूर उस्मानी को हराया है। रामसूरत राय, जो यादव जाति से आते हैं और पहली बार मंत्री बने हैं, ये यादव वोट में सेंधमारी है। बीजेपी के कोटे से सिर्फ मंगल पांडे ऐसा चेहरा है जिन्हें बीजेपी ने बदला नहीं। एक बार फिर से राज्य की जनता ने हम सब लोगों को काम करने का अवसर दिया है, जनादेश दिया है, तो हम सब लोग बढ़िया से काम करेंगे और इस बिहार को प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय की बागडोर संभालेंगे? वो तो जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे वो विभाग का काम हम करेंगे। मोदी की कमी कैसे? देखिए, संगठन में समय समय पर जिम्मेवारियां बदलती रहती हैं, तो जब जिसको जो जिम्मेवारी रहता है वो काम होता है। बीजेपी के 5 मंत्रियों और 2 डिप्टी सीएम में 5 नेता पहली बार मंत्री बने हैं। इनमें जातीय संतुलन साफ साफ दिख रहा है। जेडीयू के भी 5 मंत्री बने और नीतीश भी इसके जरिए संतुलन बना रहे हैं। जेडीयू के कोटे से विजय चौधरी मंत्री बने, जो पिछली बार स्पीकर थे। इसी से पता चल गया कि स्पीकर की कुर्सी भी बीजेपी के पास चली गई। नीतीश कुमार के करीबी विजेंद्र यादव को भी नई सरकार में जगह मिली। कांग्रेस से जेडीयू में आए दलित समुदाय के अशोक चौधरी भी मंत्री बनाए गए। कुशवाहा जाति से मेवालाल चौधरी को पहली बार मंत्री बनाया गया। अति पिछड़ा समुदाय से शीला मंडल को मंत्री बनाया गया, जो पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार मंत्री बनी। ये नई सरकार में जेडीयू का महिला चेहरा है। चुनौतियां हैं हमेशा, किसी भी सरकार में मंत्री के रूप में रहिएगा तो अगर आपको परफॉर्म करना है तो चुनौतियां हैं। और चुनौतियां तो नीतीश जी तो ऐसे ही बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं, तो उनके साथ तो काम करना चुनौतीपूर्ण ही है। देखिए, हम जिम्मेवारी बड़े बखूबी निभाएंगे। जो भी जिम्मेवारी सरकार के द्वारा दी जाएगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस जिम्मेवारी को सत्य निष्ठा के साथ 100% जमीन पे उतारने का प्रयास करेंगे। इसी पर बिहार का विकास, बिहार को देश के ऊंचाई के पैमाने पर हर राज्य के से ऊंचाई पर ले जाना, यही मुद्दा रहेगा। वो तो जब एक बार सरकार के एजेंडा में मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया कि हम लोगों ने जो पिछले 15 साल में विकास के काम किए हैं उसको और तेज गति से चलाएंगे, यही मुख्य एजेंडा है। एनडीए के सहयोगियों में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को मंत्री बनाया गया। वीआईपी से मुकेश साहनी को मंत्री बनाया गया, जो खुद चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पार्टी ने 4 सीटें जीती। ये वो लोग हैं जिनकी महागठबंधन से सीटों पर बात नहीं बनी थी और चुनाव से ठीक पहले ये एनडीए के साथ आ गए। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जो बिहार में सरकार बनाने का जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ महागठबंधन जिसमें हार के बाद एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आरजेडी को लगता है कि आज बिहार में वो सरकार बना रहे होते और तेजस्वी सीएम पद की शपथ ले रहे होते अगर राहुल गांधी ने पिकनिक पॉलिटिक्स न की होती और कांग्रेस नेतृत्व में बिहार में अपने कैंडिडेट के प्रचार में ज्यादा ध्यान दिया होता। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के बयान से हंगामा मच गया। खुद कांग्रेस के कपिल सिब्बल जैसे नेताओं के हमलों से डबल मुसीबत में फंस गई। राहुल गांधी की बात आई तो बीजेपी ने भी ताने दिए। सवाल यह है कि बिहार में महागठबंधन की हार में कांग्रेस का कितना हाथ है? कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। आरजेडी के नेता अब गुस्सा कांग्रेस पर उतार रहे हैं और बिहार में हार का विलन कांग्रेस को बता रहे हैं। अगर राहुल गांधी पिकनिक पॉलिटिक्स ना करते, शिमला घूमने से ज्यादा प्रचार पर ध्यान देते, अगर बिहार में राहुल कांग्रेस के लिए और रैलियां करते, तो आरजेडी को लगता है कि बीजेपी को इतना फायदा ना होता और बिहार के नतीजे बदल सकते थे।
राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की, प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहाँ। अब इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं भाई। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। आरजेडी के नेताओं का ये गुस्सा समझ में आता है, क्योंकि वो इस बार बिहार में बड़ा मौका चूक गए। बिहार की सत्ता आते आते उनके हाथ से फिसल गई। इस हार में सीधे तौर पर उन्हें अगर कांग्रेस का हाथ दिखता है तो ये बिहार के नतीजे भी साफ साफ बता रहे हैं। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से 75 सीटें जीती। आरजेडी का स्ट्राइक रेट 52% रहा है। कांग्रेस को महागठबंधन में 70 सीटें मिली थी, वो सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाए। स्ट्राइक रेट सिर्फ 27 का रहा। अगर आरजेडी के बराबर ही कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहता तो 15 से 16 सीटें महागठबंधन को और मिलती, और 15 से 16 सीटें एक्स्ट्रा मिलने का मतलब है कि सिर्फ 12 सीटों से पीछे रह गए महागठबंधन की सरकार बन सकती थी। इसीलिए आरजेडी कांग्रेस को अब बुरा भला सुना रही है और राहुल गांधी की पिकनिक पॉलिटिक्स के ताने दे रही है। लेकिन कांग्रेस को आरजेडी के नेताओं की ऐसी बातें अच्छी नहीं लग रही। उसने आरजेडी को गठबंधन, धर्म और भाषा की याद दिलाना शुरू कर दिया है। ये कहना कि वो पिकनिक बनाया था ये गलत है। और तिवारी जी, शिवराज तिवारी जी बहुत सीनियर आरजेडी के नेता हैं, उनसे ये अपेक्षा नहीं करते कि इस तरह की हल्की बात वो करें। ये तो साफ है कि राहुल गांधी पर इस तरह के सीधे हमले कांग्रेस कभी सहन नहीं करेगी, फिर चाहे वो बिहार से आए या किसी और राज्य से। लेकिन कांग्रेस की मुसीबत ये है कि वो न सिर्फ बिहार हारे बल्कि यूपी, एमपी से लेकर गुजरात तक हर जगह पर उपचुनाव में मध्य प्रदेश में 28 सीटों में से 19 सीटें जीतकर बीजेपी ने शिवराज सरकार आसानी से बचा ली। कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 7 सीटों के उपचुनाव में 6 सीटें जीत ली। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि प्रियंका वाड्रा के पास यूपी की जिम्मेदारी है। गुजरात में बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर उपचुनाव जीत लिया। कर्नाटक में बीजेपी ने दोनों सीटों पर उपचुनाव अपने नाम कर लिया। सिर्फ हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में उपचुनाव में एक सीट कांग्रेस के पास बची, बाकी सब कांग्रेस। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।